अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अकाउंटिंग को स्टार्ट किया हुआ है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के लिए, और इसके साथ ही जो म्यूनसिपल ऑफिसर की सीट्स आई हुई हैं और जिनका पेपर स्केड्यूल्ड है 6 और 7 ऑफ को, तो ये उन एग्ज़ाम्स के लिए हमने जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है उसकी तैयारी स्टार्ट की हुई है। तो आज का हमारा 3rd लेक्चर है। टाइम को वेस्ट किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है वो है बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में बजट को अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है। प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंजेस, जॉब ऑर्डर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। Financial planning becomes highly unreliable when a business operates in a chaotic environment where customer tastes change overnight or where every single product is custom made from scratch, making future costs impossible to guess. बजटिंग को वहाँ पर अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पर प्रोडक्ट में ओवरनाइट चेंजेस आती हैं, या उस सूरत में जब कस्टमर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर करते हैं और आपको कस्टम मेड प्रोडक्ट बनाना पड़ता है स्क्रैच से। तो वहाँ पर आपको ये नहीं अंदाज़ा होता एग्जैक्टली कि अगली दफ़ा जब कस्टमर आएगा प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करनी होंगी और उन पर टोटल जो है वो कितना बजट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, उसने कस्टम वेडिंग ड्रेसेस बनाने होते हैं, तो ऑब्वियसली हर कस्टमर जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से कोई ना कोई एडिशन उसमें करवाएगा। तो जब हर चीज़ एक इंडिविजुअल कस्टमर के हिसाब से होगी, उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से होगी, तो उसके बारे में बजट को पहले से प्लान करना ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर बजटिंग डिफ़िकल्ट होगी। उसके मुकाबले में एक फैक्ट्री है जिसने सिंपल टी-शर्ट्स बनानी होती हैं, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है बजटिंग करना, क्योंकि उसने हर दफ़ा एक ही काम करना है। उसमें कोई रैपिड चेंजेस नहीं आ रही या कोई अनसर्टेन एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट है अब बजट। अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट। दिस इज़ द अल्टीमेट ऑल इंक्लूसिव फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनी दैट ग्लूज टुगेदर द इंडिविजुअल प्लान्स ऑफ एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। मास्टर बजट जो है वो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है कंपनी का, जो सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं होता बल्कि हर सिंगल डिपार्टमेंट जिनमें सेल है, प्रोडक्शन है, मटेरियल है, उन सब के प्लान्स को इसमें मेंशन किया जाता है। इट इंश्योर्स द सेलिंग गोल्स, मैन्युफैक्चरिंग टारगेट्स एंड रॉ मटेरियल परचेजेस ऑल मैच अप परफेक्टली। ठीक है, मास्टर बजट के अकॉर्डिंग जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाता है, फिर उससे जो प्रोडक्शन होगी और उसके बाद जो सेल्स होंगी, ये तीनों आपस में अलाइंड होंगी और एक के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मास्टर बजट में इंक्लूड की जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका मेन ब्लूप्रिंट है कि उसने इतने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंथ में 1000 शूज़ सेल करने हैं। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली जो 1000 शूज़ हैं उनकी प्रोडक्शन करनी होगी। अब उस प्रोडक्शन के लिए उसको जो मटेरियल है वो बाय करना होगा, लेदर बाय करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मास्टर बजट में इंक्लूडेड होंगी, जो किस में आती हैं, मटेरियल बजट में, प्रोडक्शन में और सेल्स में। ये तीनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनको एक तो साथ लेकर चलना होगा, तभी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। दूसरा ये मास्टर बजट में, और दूसरा मास्टर बजट में इन सब का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग क्वांटिफाइबल इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटेंट्स ओनली राइट डाउन बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन एक्चुअल मॉनेटरी टर्म्स। Important company events that cannot be assigned a clear dollar value are completely excluded from the financial ledger books. For example, buying a new office computer for $800 is written down instantly. एक कंपनी ने $800 का कंप्यूटर बाय किया है न्यू ऑफिस के लिए, तो उसको उसी टाइम पर मेंशन किया जाएगा लेजर बुक्स में। लेकिन जो न्यू कंप्यूटर बाय करने की वजह से स्टाफ की जो हैप्पीनेस है, जो उनका हाई मोराल है, उसको राइट डाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको करेंसी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इन अकाउंटिंग
एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ रेफर्ड टू एज ट्रांजैक्शन। जो भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा होता है जिसमें मॉनेटरी वैल्यू होती है, जहाँ पर वो अकर होगी उसे क्या कहते हैं अकाउंटिंग में? ट्रांजैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस जो है वो ख़ुद कोई परचेज़ कर रहा है तो उसके हाथ से भी पैसा जा रहा है, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर बिज़नेस ने सेल्स की हैं और कैश उसको रिसीव हो रहा है, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है। दिस इज़ एनी स्पेसिफिक मेजरेबल फाइनेंशियल एक्शन और एक्सचेंज हैपनिंग बिटवीन बिजनेस एंड एनी अदर पार्टी दैट इंस्टेंटली चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. It serves as the starting spark for any entry in an accounting book. For example, paying $50 cash to a local fuel station to fill up the company delivery van's gas tank. एक कंपनी का जो डिलीवरी वैन है उसके गैस टैंक को फिल अप करवाने के लिए फ्यूल स्टेशन को जो आपने $50 कैश पे किया है, तो वहाँ पर भी ये क्या ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है, इसको आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। बिज़नेस जो बुक्स हैं उसमें नोट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग एंड थर्ड कम्युनिकेटिंग। दिस इज़ मैंडेटरी 3-step जर्नी दैट फाइनेंशियल डाटा टेक्स। फर्स्ट, यू स्पॉट अ वैलिड फाइनेंशियल इवेंट। कोई भी जो फाइनेंशियल इवेंट हुआ है जिसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, उसको फाइंड आउट किया जाता है। सेकंड, आप उसको इंस्टेंटली राइट डाउन करते हैं, बाद पर नहीं छोड़ते, उसी टाइम पर उस एंट्री को आप नोट डाउन कर लेते हैं जर्नल में। एंड तो ये सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। और थर्डली आप क्या करते हैं, यू समराइज इट इनटू रिपोर्ट्स फॉर मैनेजर्स एंड ओनर्स टू रीड। आप उसको मैनेजर को या जो भी उस कंपनी का बिज़नेस का ओनर होता है उसको वो समरी प्रोवाइड करते हैं कि ये इवेंट्स इनकर हुए हैं, जो एक तरह का प्रूफ भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन अकाउंटेंट फर्स्ट चेक्स अ स्टोर रिसिप्ट टू कंफर्म अ परचेज। अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले स्टोर की रिसिप्ट देखेगा, ये चेक करने के लिए कि क्या आया परचेज हुई भी है या नहीं। ये कौन सा प्रोसेस है, ये आइडेंटिफाइंग है। देन राइट्स इट डाउन इन द जर्नल बुक। सेकेंडली उसको क्या करेगा, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग का। एंड फाइनली इंक्लूड्स इट इन द मंथली रिपोर्ट फॉर बिजनेस ओनर टू रिव्यू। फिर अकाउंटेंट उसको मंथली रिपोर्ट में इंक्लूड कर देगा ताकि जो भी ओनर है या मैनेजर है वो उसको रिव्यू कर सके। नेक्स्ट है बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन daily task of systematically writing down every single monetary transaction that a business takes. बुक कीपिंग का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर रूटीन में सिस्टमेटिकली जो भी मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको नोट डाउन करते जाना। इसमें कोई चीज़ मिस नहीं करनी होती। ऐसा नहीं है कि दिन के इख्तिताम पर जाकर आप पूरे दिन की एक समरी लिख लेंगे और बता देंगे कि आज ये हुआ है इन शॉर्ट फॉर्म। बुक कीपिंग में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको उसी टाइम पर आप अपने पास नोट डाउन करते हैं। जर्नल में डेली के जो आप एंट्रीज़ नोट डाउन कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज बिज़नेस ने यूटिलिटी बिल पे किया है, एम्प्लॉयज़ को वेजेस वगैरह दी हैं। थर्ड नंबर पर जो परचेजेस वगैरह की थी उनकी लाइबिलिटी जो थी वो पे की है। फोर्थ नंबर पे रेंट पे किया है। तो ये सारी चीज़ें जो जर्नल में डेली बेसिस पर जो इवेंट हो रहे होते हैं ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, उनको नोट डाउन करने को बुक कीपिंग कहते हैं। और जर्नल से बाद जो फाइनल एंट्री होती है वो कहाँ पर होती है, लेजर में। ये कुछ चीज़ें रिपीट इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएँ और जैसे ही ये पेपर में आएंगी तो आप वहाँ पर MCQs को सही से सॉल्व करके आएँ। सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें बार बार आप जब नेक्स्ट MCQs पढ़ते हैं तो वो पिछले कंसेप्ट से निकल रही होती हैं और अगर आपने वो सही से समझा हो तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग रेफर्स टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटिंग किसे कहते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करना। दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज फाइनलाइज्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स। ऑडिटिंग जो है वो एक तरह की इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन होती है कि आया बिज़नेस जो है वो किसी फ्रॉड वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है और जो भी उसने अपने बिज़नेस की रिपोर्ट्स वगैरह बनाई हुई हैं वो ठीक हैं
उसमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। द पर्पस इज़ टू वेरीफाई द नंबर्स आर कम्प्लीटली ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड फॉलो ऑफिशियल अकाउंटिंग लॉज सो दैट फ्रॉड कैन बी प्रिवेंटेड। और इसकी इंस्पेक्शन जो है वो इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली होती है और इंडिपेंडेंट मेंबर के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो रिव्यू कर रहा है स्टोर बैंक की स्टेटमेंट्स को और इन्वेंट्री लॉग्स को, ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रूव कर सकें कि उस पर्टिकुलर स्टोर ने जो रिपोर्ट किया हुआ है अपना $50,000 का प्रॉफिट वो रियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्सटर्नल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एक्सटर्नल यूज़र, creditor of the business. These are outside individuals or institutions who do not work inside the company but need to look at its financial reports from a distance. ठीक है, ये वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे होते बल्कि बाहर से एज एन एक्सटर्नल व्यूअर वो बिज़नेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं। दे स्टडी दीज पेपर्स टू डिसाइड इफ़ द बिज़नेस इज़ सेफ इनफ टू डू बिजनेस विद और लैंड मनी टू। अब वो ये काम क्यों करते हैं? ताकि वो ये डिसाइड कर सकें कि बिज़नेस जो इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड कर रहा है या जो उसने फैलाई हुई है क्या वो सही है या नहीं। इन्फॉर्मेशन अगर एक्यूरेट है तो उस बिज़नेस के साथ काम करना सेफ़ होगा, या अगर उसको लोन वगैरह देना है तो वो सेफ़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कमर्शियल बैंक रिव्यूइंग अ फैक्ट्रीज बैलेंस शीट टू डिसाइड वेदर इट इज़ सेफ़ टू अप्रूव अ न्यू $100,000 लोन फॉर देम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? इंटरनल यूज़र कौन होगा? मैनेजर ऑफ द बिजनेस। दीज आर इंडिविजुअल्स वर्किंग डायरेक्टली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु रन इट्स डेली ऑपरेशंस एंड मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स जो इंटरनल नाम से ही ज़ाहिर है जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बिज़नेस का जो ओनर है वो भी हो सकता है या बिज़नेस का मैनेजर भी हो सकता है। दे नीड डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली। अब उनको ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्यों चाहिए होती हैं? ताकि वो बजट्स को प्लान कर सकें, जो अननेसेसरी कॉस्ट हैं उनको एक्सक्लूड कर सकें एंड स्टीयर द कंपनी फॉरवर्ड, और कंपनी को आगे ऑनवर्ड मूव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिपार्टमेंट हेड है, वो चेक कर रहा है मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट टू सी इफ़ दे हैव इनफ रिमेनिंग बजट टू हायर 2 न्यू वर्कर्स। एक डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको 2 न्यू वर्कर्स चाहिए हैं, लेकिन उसके लिए पहले वो मंथली जो एक्सपेंस रिपोर्ट है वो चेक कर रहा है ताकि उसको ये पता चल सके कि आया उनके पास इतना रिमेनिंग बजट है जिसमें वो 2 न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर सकें। नेक्स्ट है डैश इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट फेज़ कौन सा है? आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन। ऊपर हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट फेज़ आइडेंटिफाइंग का होता है, सेकंड रिकॉर्डिंग का होता है और थर्ड जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। फर्स्ट में जो भी फाइनेंशियल इवेंट है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड में आप उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और थर्ड में आप उसको कन्वे करते हैं मैनेजर को या ऑनर को रिपोर्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर्स। कंपनी, एक कंपनी क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके शेयर्स को डिवाइड किया जा सकता है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि इस कंपनी में इतने शेयर हैं, उसके इतने शेयर हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो कंपनी क्या है? ये एक लार्ज फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ व्यूड बाय लॉ एज इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सन completely distinct from its owners. The entire worth of a business is sliced into tiny, equal ownership pieces that can be bought or sold by the public. कोई जब किसी स्पेसिफिक कंपनी में शेयर्स बाय करते हैं तो उनके पास उतना परसेंटेज होती है ओनरशिप की। शेयर्स होने का मतलब ये है कि उतनी परसेंटेज में उनकी ओनरशिप है। For example, a massive tech enterprise owned by thousands of individual people worldwide, each holding a fraction of ownership through stock market shares. Next है an asset possesses which of the following? Future economic benefits for the business. Assets क्या प्रोवाइड करते हैं? एक बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं।
This means that any property or item owned by a business is not just a random possession. It must have the power to help the business generate cash, provide services or reduce operational costs down the road. एसेट वही होगा जो बिज़नेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करे। अब कोई चीज़ जो बिज़नेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करे, कैश जनरेट करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे या जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करे, तो उसी को हम एसेट कहेंगे। अब कल हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल एक बेकरी है, उसने 4-5 ओवन बाय किए हैं, लेकिन वो यूटिलाइज सिर्फ एक ही को कर पा रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस बेकरी के पास वो जो 5 या 4 ओवन्स हैं वो उसके एसेट के तौर पर हैं, लेकिन सिर्फ एक यूज़ हो पा रहा है और बाकी 4 जो आइडल पड़े हैं, फारिग पड़े हैं, जब वो हेल्प ही नहीं कर पा रहे प्रॉफिट को जनरेट करने में, तो फिर उनको एज एन एसेट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि एक बिज़नेस के लिए वही चीज़ एसेट होती है जो उसके लिए प्रॉफिट जनरेट करे, कैश लेकर आए, कोई सर्विस प्रोवाइड करे या ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिलीवरी वैन है ओन्ड बाय अ बेकरी, तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है, बिकॉज इट विल स्पेंड द नेक्स्ट 5 years ट्रांसपोर्टिंग केक्स टू कस्टमर्स डायरेक्टली ब्रिंगिंग इन डेली सेल्स कैश। वो डिलीवरी वैन डेली बेसिस पर केक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जाकर कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो जब तक वो वैन उस बिज़नेस के पास रहेगी और डेली बेसिस पर वो उसके लिए केक्स को कस्टमर्स तक पहुंचाती रहेगी, वो क्या है, एक कंटिन्यूस एसेट है उस बिज़नेस का। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज़ आर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्लिगेशंस हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं। दीज आर लीगल फाइनेंशियल डेट्स और ड्यूटीज़ दैट अ बिजनेस ओज टू आउटसाइड पीपल, बैंक्स और अदर कंपनीज। ठीक है, ये लीगल फाइनेंशियल डेट्स कर्जा होता है बिज़नेस का जो उसने पे करना होता है। अब ये उसने किसी से भी लिया हो सकता है, इंडिविजुअल से, बैंक से या किसी और कंपनी से, तो उनको ऑब्लिगेशंस कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ क्लियर प्रॉमिस दैट द बिजनेस विल सेक्रीफाइस इट्स कैश और रिसोर्सेज टू सेटल द क्लेम इन फ्यूचर। ये पहले से एक एग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम के बाद या तो वो जो रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर पेमेंट है वो वापस की जाएगी या उसके बदले में इतने जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक होलसेल शॉप है जो बाय कर रहे हैं $5,000 वर्थ ऑफ क्लोथिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पर उन्होंने लिया है, क्रिएटिंग अ लीगल ड्यूटी टू पे मनी बैक टू द सप्लायर नेक्स्ट मंथ। $5,000 के क्लोथिंग इन्वेंट्री ली है क्रेडिट पर और ये एग्रीमेंट साइन किया है कि ये पेमेंट वो उसको नेक्स्ट मंथ कर देंगे। तो उस होल सेल शॉप की ये $500 क्या है, ऑब्लिगेशन है जो उसने नेक्स्ट मंथ में पे करनी है। नेक्स्ट है डैश is the gross inflow of economic benefits. Is the gross inflow of economic benefits. This is the absolute total increase in economic value that comes into a business during a specific period through its normal activities. एक specific time period में business के जो assets हैं उनकी value में जो increase आता है जिसकी वजह से owner की जो equity है वो boost करती है, उसे कहते हैं income. फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंटिंग की एकेडमी है जिसको कंबाइन में इकट्ठा $12,000 रिसीव हुआ है, किसके लिए, स्टूडेंट्स की ट्यूशन फ़ी के लिए एंड कंसल्टेंसी अर्निंग्स ओवर कोर्स ऑफ अ सिंगल सेमेस्टर के लिए उनको ये रिसीव हुआ है। तो ये उस अकाउंटिंग एकेडमी के लिए क्या है, इनकम है, इनकम। An asset must be dashed by the business to be shown as an asset in its balance sheet. An asset must be controlled by the business. A business does not necessarily have to legally own an item for it to be counted as an asset, but it must have exclusive power to use it and direct its benefits. ठीक है, अब एक बिज़नेस के लिए सिर्फ वही चीज़ एसेट नहीं होती जिसको वो 100% लीगली ओन करता हो, बल्कि जिस भी चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए या यूज़ करने की उसके पास पावर है, कुछ राइट्स भी अगर उसने बाय किए हुए हैं तो वो उसके लिए एसेट है और उतने पोर्शन पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ द कंपनी कंट्रोल्स द रिसोर्सेज एंड कैन स्टॉप अदर्स फ्राम यूजिंग इट, इट बिलोंग्स ऑन देयर बैलेंस शीट। तो वो उसको अपने बैलेंस शीट पर एसेट के तौर पर ही काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसने साइन किया है लॉन्ग टर्म लीज फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग
दैट गिव्स दम एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी फॉर 20 ईयर्स। यानी कि वो उसने हमेशा के लिए लीगली बाय नहीं कर ली, लेकिन 20 साल के लिए उसके पास ये पावर है, उसका कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पर, तो वो उसको बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर ट्रीट करेंगे और अगले 20 साल तक उनका उस पर कम्प्लीटली कंट्रोल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑल एसेट्स ऑफ बिजनेस हैव। कौन सा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो बिजनेस के तमाम एसेट्स में होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी एसेट इज़ इट्स कैपेसिटी टू जनरेट कैश इनफ्लोज। एक बिज़नेस जिसको एसेट कंसिडर करता है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होंगे? वो एसेट बिज़नेस के लिए कैश जनरेट कर सकता होगा और उसमें एबिलिटी होगी बिज़नेस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और हेल्प प्रोवाइड प्रॉफिटेबल सर्विसेज इन डेज टू कम। सिर्फ उसी सूरत में उसको एसेट कंसिडर किया जाएगा। इफ़ एन आइटम हैज़ नो फ्यूचर मनी मेकिंग वैल्यू इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एसेट। अगर फ्यूचर में उसकी कोई मनी वैल्यू ना हो और बिज़नेस को उससे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो उसको एसेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर डिलीवरी कंपनी बाइंग अ ब्रांड न्यू कार्गो ट्रक बिकॉज दे नो इट विल जनरेट इनकम by delivering packages for customers for the next 10 years। तो ये उनके लिए क्या है? एसेट है। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो ऑनर इक्विटी और कैपिटल एक ही चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है, चाहे आप ऑनर इक्विटी लिखें या कैपिटल लिखें। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल डबल एंट्री बुक कीपिंग शोइंग दैट एवरीथिंग अ बिजनेस ओन्स, जो कि एसेट्स हैं, मस्ट बी पेड फॉर आइदर बाय ओनर्स ओन मनी, ओनर का जो अपना पैसा होता है, कैपिटल और बोरोड मनी जो कि लायबिलिटी है, चाहे उसने किसी इंडिविजुअल से बाय किया है, बैंक से किया है या किसी कंपनी से किया है। तो ये दोनों साइड्स इक्वेशन की हमेशा इक्वल रहती हैं। जो लायबिलिटीज़ हैं और जो कैपिटल है वो दोनों ही क्या हैं? बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। बोथ साइड्स मस्ट ऑलवेज बैलेंस परफेक्टली, दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट अ शॉप विद $10,000 ऑफ योर ओन कैश, अब ये अपने पास से जो इन्वेस्ट किया है वो क्या है? कैपिटल है या ओनर इक्विटी है, एंड 5,000 बैंक लोन। अब ये बैंक से लोन लिया है $5,000, तो ये क्या है? लायबिलिटी है, कर्ज है जो वापस चुकाना है। योर बिजनेस विल हैव टोटल ऑफ $1,500 इन एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने हैं? $1,500। अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वेशन है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स कितने हैं? $15,000। $15,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी कितनी है? जो बैंक से लोन लिया है $5,000 प्लस कैपिटल कितना है? जो ऑनर की इक्विटी है $10,000। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इस तरफ भी टोटल 15,000 वैल्यू है और दूसरी तरफ भी आप इसको ऐड करें कैपिटल को और लायबिलिटी को तो वैल्यू बन रही है $15,000। तो ये इस तरह से बैलेंस में चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लायबिलिटी? क्रेडिटर्स। Creditors are outside suppliers or lenders to whom a business owes money because goods or services were bought on credit. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेस्टोरेंट है जो परचेज़ कर रहा है $2,000 वर्थ ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स होलसेल सप्लायर से एंड प्रोमिसिंग टू पे द इनवॉइस विद इन 30 डेज़। तो ये होलसेल जो सप्लायर है वो इस टाइम पे क्या है? क्रेडिटर है, जिसको आपने $2,000 पे करने हैं और उससे आपने बदले में क्या लिया है? फ्रेश वेजिटेबल्स। क्रेडिटर्स होते कौन हैं? जिनसे आप लोन वगैरह लेते हैं, जिनसे आपने कोई भी गुड या सर्विस परचेज़ की है क्रेडिट पर और उन्हें आपने पेमेंट करनी है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स।
एक ऑनर का जो क्लेम होता है, उसका जो कैपिटल है, जो उसने खुद इन्वेस्टमेंट की है, उसे ऑनर इक्विटी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल की है, कितने में, $100,000 में, और इसमें से फिर उसने $40,000 यूज़ किया है ताकि जो बैंक का लोन वगैरह है वो उसको क्लियर कर सके। तो जो बाकी रिमेनिंग $60,000 है वो ऑनर की इक्विटी है, ऑनर का कैपिटल है। आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि MCQs उठाए गए हैं पास्ट पेपर से, तो वहाँ पर जो ऑप्शंस मौजूद थे उनमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है वो एसेट है। अब आपके पास पेपर में जो ऑप्शंस आएंगे उनके हिसाब से आपने इनको सॉल्व करना होगा। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो एक्चुअल पेपर करेंसी है वो भी आपके पास एसेट है, अलॉन्ग विद हाईली लिक्विड अल्ट्रा सेफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दैट कैन बी टर्न इनटू एग्जैक्ट कैश अमाउंट्स इमीडिएटली विद इन अ फ्यू डेज। एक तो जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में कैश पड़ा है वो आपके पास एसेट है, और दूसरा वो एसेट है जो कि हाईली लिक्विड है, जिसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन फ्यू डेज़, कुछ दिनों के अंदर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी के जो बिज़नेस चेकिंग अकाउंट में जो मनी स्टोर्ड है वो आपके पास फिज़िकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन वो हाईली लिक्विड है, इमीडिएटली उसको कन्वर्ट किया जा सकता है पेपर करेंसी में, वो भी कैश है, सॉरी वो भी एसेट है। Dash is the withdrawal of cash and goods by the owner of the business from his or her personal use। ठीक है, बिज़नेस का जो ऑनर है जब वो अपने किसी पर्सनल काम के लिए बिज़नेस से कैश निकालता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग्स का। अब ये पैसा क्योंकि उसने बिज़नेस के किसी काम के लिए नहीं निकाला बल्कि अपने पर्सनल काम के लिए निकाला है, तो उसको ड्राइंग कहेंगे। एक ग्रोसरी स्टोर ऑनर है जिसने $500 लिया है फ्रॉम द शॉप्स कैश रजिस्टर टू पे देयर ओन चाइल्ड्स ट्यूशन फ़ी और टेकिंग ग्रोसरीज होम फॉर फैमिली डिनर। तो ये क्या है, ड्राइंग है। अब चाहे उस ओनर ने ये $500 का जो कैश है वो लिया है अपने चाइल्ड की फ़ी पे करने के लिए, या फिर वो ग्रोसरी ही अगर वहाँ से लेकर गया है घर में, तो उसकी भी तो एक मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, ड्राइंग का। नेक्स्ट है नेट लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। जब इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपेंसेस तो वहाँ पर नेट रेवेन्यू नहीं, नेट लॉस अकर होता है। दिस फाइनेंशियल फेलियर हैपन्स व्हेन द टोटल जो ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं, सैलरीज, रेंट एंड बिल्स paid out by a business during a specific time frame end up being larger than the total revenue earned from sales। टोटल रेवेन्यू से भी जब ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस को जो ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ी है, जो एम्प्लॉयज़ को उसने सैलरीज देनी है, जो रेंट और बिल्स वगैरह पे करने हैं, इन सब को ऐड अप करके जो सारा एक्सपेंस बन रहा है वो एक्सीड कर जाता है टोटल जो रेवेन्यू उसने अर्न किया है सेल से, तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना रेवेन्यू उसने अर्न किया है उससे ज़्यादा उसने बदले में पे करना है, वहाँ पर नेट लॉस अकर होगा। एक क्लोथिंग बुटीक है जिसने एक मंथ में $4,000 अर्न किया है क्लोथ्स को सेल करके, लेकिन अब उसने पे करना है $5,000 शॉप का जो रेंट है वो, और स्टाफ को वेजेस वगैरह देनी है। यहाँ पर उसको कितने का नेट लॉस हुआ है, $1,000 का, क्योंकि $4,000 जो उसने अर्न किया है वो उसके शॉप रेंट और स्टाफ वेजेस में चला जाएगा, और $1,000 एक्स्ट्रा उसे अपने पास से इंक्लूड करना पड़ेगा। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट रिकॉर्डिंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। ये कोर रूल है अकाउंटिंग का, स्टेटिंग दैट एवरी सिंगल फाइनेंशियल इवेंट हैज़ अ डुअल इफेक्ट, meaning it must be recorded in at least 2 different accounts. For example, for every debit entry made, there must be an equal and opposite credit entry.
फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ बिज़नेस पेज $100 कैश फॉर ऑफिस स्टेशनरी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है $100 कैश बिज़नेस ने पे किया है ऑफिस स्टेशनरी बाय करने के लिए। यहाँ पर कैश बिज़नेस के हाथ से जा रहा है, यानी कि वो क्रेडिट हुआ है, एंड साइमल्टेनियसली जो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, क्योंकि बिज़नेस के पास स्टेशनरी आई है तो वो भी तो एसेट है। बैलेंस यहाँ पर भी इक्वल है, कैश अगर गया है हाथ से तो उसके बदले में स्टेशनरी आई है। तो ये बेसिक कोर रूल है अकाउंटिंग का कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, हर फाइनेंशियल इवेंट के डुअल इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड नॉमिनल अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक तरह का टेम्प्रेरी अकाउंट होता है, यूज टू ट्रैक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेली ऑपरेशनल कॉस्ट और रेवेन्यू ओवर अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक ही टाइप की जो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट या रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, उसको ट्रैक करने के लिए जो टेम्प्रेरी अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेस का अकाउंट अलहदा से हो सकता है, या एग्जांपल में वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट आ सकता है, यूटिलिटी बिल्स अकाउंट आ सकता है। और हर फिजिकल ईयर के एंड पर इट्स बैलेंस इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट एंड रीसेट टू ज़ीरो सो द नेक्स्ट ईयर कैन स्टार्ट फ्रेश। हर फिजिकल ईयर के एंड पर उसके बैलेंस को ज़ीरो कर दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकाउंटेंट है जो रिकॉर्ड कर रहा है $1500 मंथली पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग स्पेस इनटू द कंपनीज डेजिग्नेटेड रेंट लेजर। तो वो अकाउंटेंट क्या है, हर मंथ $1500 रिकॉर्ड कर देगा जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है उसमें, और जब फिजिकल ईयर कंप्लीट होगा तो उनको ऐड अप करके अपने पास जो पूरे साल का एक्सपेंस पड़ा है रिव्यू के लिए नोट डाउन कर लिया जाएगा, और वो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको टोटली वाइप आउट करके नेक्स्ट ईयर के लिए ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ रियल अकाउंट? कैश अकाउंट। दीज अकाउंट डील्स विद टेंजिबल प्रॉपर्टीज़। जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं, फिजिकल एसेट्स के साथ, और कैश रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ कंपनी। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक तरह का टेम्प्रेरी अकाउंट है जो एक फिजिकल ईयर के बाद एंड हो जाता है और नेक्स्ट के लिए उसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उसके मुकाबले में जो रियल अकाउंट है उसे एक तरह का आप परमानेंट अकाउंट कह सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ईयर के बाद इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किया जाता, बल्कि ये फॉरवर्ड हो जाता है एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स मौजूद होते हैं। जो टेंजिबल प्रॉपर्टी है आपके पास, जो फिज़िकल एसेट्स वगैरह हैं, या जो कैश रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास, वो सारे इस अकाउंट में आ जाते हैं। Because these assets hold their value over time, the account balance stays open at the end of the year and rolls over into the next. Next है capital increases if dash increases, if revenue increases. When a business sells its goods or services, it brings in fresh earnings that boost the total value of the company. Since these earnings belong entirely to the business owners, the owner's total financial stake or investment climbs higher. फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजिटल एजेंसी है जिसने साइन किए हैं 3 न्यू क्लाइंट्स, और वहाँ से उस कंपनी ने $10,000 फ़ी रेवेन्यू जनरेट किया है, जो किस को इंक्रीज़ करेगा, ओनर की जो नेट इक्विटी है उसको इंक्रीज़ कर रहा है बाय $10,000।